नीट एग्जामिनेशन पास करने के लिए क्या मूल मंत्र थे, क्या ऐसे फैक्टर्स थे जो मुझे हेल्प किए, और शायद मुझे लगता है कि अगर वो मुझे हेल्प किए तो आपको भी हेल्प कर सकते हैं। वो 6 चीजें जो आज मैं जस्ट बैठ के उस चीजों को ये कर रहा था। मैंने तो आज से लगभग 29 साल 29 ईयर्स हो गए। 96 में मैंने MBBS में एडमिशन मेरा हुआ था। उस वक्त तो नीट होता भी नहीं था, PMT होता था। लेकिन देखिए, बेसिक प्रिंसिपल तो वही रहता है। और आज मेरा बड़ा बेटा अभी नीट का एग्जाम दे रहा है। तो मुझे लगता है कि वो 6 चीजें जो मुझे हेल्प की कहीं ना कहीं मेरे इस जर्नी में, अगर वो कहीं हो सकता है कि वो आपको भी हेल्प कर सकता है। पहला चीज जो मेरा था ना, वो स्ट्रॉन्ग वाई आपका होना, कि क्यों आप मेडिकल करना क्यों चाहते हैं। ऐसे तो मेरा जो स्ट्रॉन्ग जो वाई था कि मैं क्यों करना चाहता था, वो थोड़ा निगेटिव था। निगेटिव ये था कि मेरे में बहुत डर था कि अगर मैं मेडिकल नहीं करूंगा तो करूंगा क्या। और ये इस हद तक निगेटिव था कि आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे इस बात का इतना डर था कि मैंने MBBS कर लिया, मैंने 2 साल का उसके बाद से रूरल जॉब किया, उसके बाद से PG कर लिया, मैं काम में आ गया, प्रैक्टिस करने लगा, ठीक ठाक मेरा प्रैक्टिस हो गया था, शादी वगैरह सब हो गया था। उसके बाद भी मैं कभी कभी रात में सोता था ना, तो एकाएक मेरा नींद टूट जाता था कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरा कुछ हुआ ही नहीं, मेरा MBBS किया नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना स्ट्रांग फीलिंग होगा। अब वो नहीं आते हैं सपने। ऐसे ही निगेटिव इमोशंस होना थोड़ा अच्छी बात नहीं है। आपका कोई पॉजिटिव इमोशंस है तो ज्यादा बेहतर है कि आप अपने पेरेंट्स के चेहरे पे मुस्कुराहट देखते हुए चाहते हैं कि वो उनको कितनी खुशी होगी, या फिर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी मैंने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। इस तरह का कोई स्ट्रॉन्ग अगर आपका इमोशंस है, स्ट्रॉन्ग वाई है, तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करता है। दूसरा जो चीजें जो मुझे लगता है कि मेरे में था कि मैं बचपन से ही एक सपना देखने वाला इंसान था। मैं हमेशा सपना देखता था। मुझे याद है कि मैं जब छोटा था ना, मैं तुरंत मैं नहीं सो जाता था। मैंने सोने के पहले ना, मैं खुले आंखों से एक सपना देखना कि ऐसा करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, ये हॉस्पिटल बनाना है, इस तरह से मरीज देखना है, इस तरह से मरीज देखना। वो एक नहीं रहता, एक चित्र जैसा देखना। और ये मुझे लगता है कि मेरे कोई ऐसा नहीं कि कोई मुझे मोटिवेट करने वाला, कोई गाइड करने वाला कोई फैमिली में था, लेकिन मेरे सपने ने मुझे हमेशा मुझे गाइड किया, मोटिवेट किया और मुझे ड्राइव किया वो मेहनत करने के लिए। तीसरा जो चीजें था, मैंने सपने होना चाहिए। अगर आप खुले आंखों से सपने नहीं देख पाते हैं कि हम इस मेडिकल कॉलेज में ऐसे पढ़ रहे हैं, इस तरह से बच्चे हैं, चाहे पढ़ के मैं इस तरह से क्लिनिक खोलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो ये अगर आप देखते हैं तो ये आप इस समझिए कि एक तरह से ब्लेस्ड है, आपके लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरा एक चीज है ना कि कोई ना कोई आपके घर में आपको आपका अनकंडीशनल सपोर्टर होना चाहिए। मुझे याद है कि जब मैं 3री, 4थी, 5वीं, मैंने उस तरह की वक्त की बात बताता हूँ कि मैं क्लास में 2nd, 3rd भी आता था ना, तो मेरी मम्मी यही बोलती थी कि नहीं 3rd नहीं, सब लोग को बोलना है कि 1st आए हो। कोई अगर मेरे बारे में कोई निगेटिव बोल दिया, चाहे ये हो गया, तो मेरी मम्मी झगड़ा करने के लिए रेडी हो जाती थी। और ये केवल मम्मी के साथ नहीं थे, मेरे दादाजी भी, वो भी मेरे बहुत ही स्ट्रॉन्ग अनकंडीशनल सपोर्टर और ये कह रहा था ना कि विश्वास करने वाले कि नहीं, मेरा तो नाती तो बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये बड़ा आदमी बनेगा, इस तरह की। और वो इस हद तक थी कि कभी कभी मुझे लगता था कि वो लोग मेरे पे इतना विश्वास करते हैं जितना मैं खुद के लायक नहीं हूँ। और चूंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के थे, तो एक बात ये भी थी कि बहुत सारे लोग तो रहते ही हैं आपके घर परिवार, आजू बाजू पड़ेदारी में ऐसे लोग रहते हैं जो आपको निगेटिव भी कमेंट करते हैं। अरे पढ़ रहे हैं ना, देखते हैं क्या करेंगे, ये नाश करेंगे, अच्छा इस तरह का चीजें जो। और ये निगेटिव कमेंट भी लोग धरती पे करने वाले होते हैं। और ये निगेटिव कमेंट भी फायदेमंद हो जाता है अगर कोई आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करने वाला। दुनिया में तो हर कोई, पेरेंट्स के लिए मैं बोलता हूँ कि दुनिया में तो हर कोई आपके बच्चे को ताना ही मारने वाला है, उस पर डाउट ही करने वाला है। अगर आप अपने बच्चे को अनकंडीशनल, और वो जेन्युइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो दिखावे के लिए नहीं, वो जेन्युइनली अगर आपको लगता है, अगर आपका उस पर फेथ है ना, तो ये कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग है आपके बच्चे के लिए। और अगर आप पे भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस तरह से, अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग है। और कभी कभी वो मैंने ऐसा लगता है कि नहीं, इनके विश्वास को तोड़ने नहीं देना है। और ये मेरे दादाजी और ये मेरी मम्मी थी ना, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत इन लोगों का मायने था। चौथा चीज जो मुझे लगता है ना, वो है कि रिवीजन।
रिवीजन मैंने देखा ना, अधिकतर बच्चा लोग को रिवीजन बड़ा ही भारी लगता है कि रिवीजन करना, मतलब फिर से पढ़ना। लेकिन रिवीजन सबसे आसान तरीका है पढ़ने का। आप अल्टीमेटली एक बड़ा लड़ाई लड़ रहे हैं। हो सकता है, कितना बार मैंने देखा है कि लोग जो यूनिट टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर ला लेते हैं और जो फाइनल लड़ाई में वो हार जाते हैं। तो एक्चुअली आपकी लड़ाई फाइनल लड़ाई है। छोटे छोटी वो यूनिट टेस्ट ठीक है, उसमें भी अच्छा करना है, लेकिन वो सबसे मेन है कि आपकी मेन लड़ाई, और मेन लड़ाई के लिए मेन हथियार है आपका रिवीजन। रिवीजन जब आप पहली बार करते हैं ना, तो हो सकता है कि पहली बार पढ़ने में अगर 1 घंटा लगा, रिवीजन करने में आपको आधे घंटे लगेगा। दूसरी बार, तीसरी बार वो 15 मिनट लगेगा, चौथी बार वो 10 मिनट लगेगा, पांचवी बार उसको देखेंगे तो वो 5 मिनट लगेगा, और लास्ट में जब आप अगर उसको बार बार कर रहे हैं तो ऐसा होगा कि वो 2 मिनट 3 मिनट में ही वो पूरा 1 घंटे का सेशन आप खत्म कर सकते हैं। और रिवीजन आपको ना एक बहुत स्ट्रांग ताकत देता है, क्योंकि रिवीजन एक कॉन्फिडेंस देता है। अगर आपकी चीजें आपके पूरे कंट्रोल में है ना, वो लास्ट वक्त में हरी जो रहता है ना, दौड़ा भागी, ये करता है। तो आपको मैंने एक लॉन्ग टर्म अगर विजन नहीं है और आप छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझे हुए हैं और आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझिए कि आप भले ही हो सकता है कि यूनिट टेस्ट में बहुत अच्छा मार्क्स लाते होंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप हारने वाले हैं। क्योंकि रिवीजन आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस देता है ना आखिरी वक्त पे, और इतना आसान हो जाता है जर्नी जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। 5वां जो चीज था कि मेरे लिखने का एक आदत। ऐसे इस लिखने की आदत के काम से मुझे याद है, मैंने बचपन में बहुत मार भी खाया है कि मैं लिखते रहता था, किसी का नोट्स लेके आऊंगा उसको लिखते रहूंगा। लेकिन लिखना एक बहुत ही अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे बहुत फायदेमंद रहा, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना तो उस वक्त आपका दिमाग और हर चीज काम करता है, सभी सेंस काम करते थे। मैं जो भी पढ़ाई, एक्चुअली मैं उतना अच्छा पढ़ने में नहीं था अगर देखा जाए तो आज के बच्चों से। मुझे तो अगर कोई किताब से बोले किताब से देख के तुम पढ़ लो और समझ लो, मुझे समझ में भी नहीं आता था। देखिए इंग्लिश हिंदी वाला भी प्रॉब्लम था। आज के बच्चे मेरे से बहुत बेहतर है। हम लोग बिना ट्यूशन के कुछ समझ ही नहीं पाते थे, लेकिन जो ट्यूशन में पढ़ाया जाता था, ऐसा नहीं है कि वहां पे पढ़ाया गया और वहीं पे मैंने लिख लिया। वहां पे तो मैंने लिखा ही, लेकिन उसी दिन, वो दूसरे दिन नहीं होता था, उसी दिन मैं घर पे आके लिखता था। और जब पढ़ाया जाता था ना, तो एक्चुअली लिखना और लिखना, और केवल लिखना ही नहीं रहता है। एक्चुअली जब कोई अच्छा टीचर रहता है, जिससे मैं फिजिक्स वाले टीचर्स यहाँ पे पटना में थे, जेपी साहब, तो वो पढ़ाते थे ना, तो हर चीज का एक एनालॉग बनाते थे, कहानी बना देते थे हर चीजों का। और कहानियां आप लिखते नहीं हैं, लेकिन वो कहानियां आपको याद रखने के लिए बहुत आसान पड़ती है। अगर आप लोग इस चीज से कोरिलेट कर पा रहे होंगे तो अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये कहानियां अगर आपको याद है ना, और ये कहानियां अगर आप चाहेंगे ना कि आज क्लास में पढ़ाया गया और 4 दिन बाद आप भूल जाएंगे, आप उसी दिन उस चीजों को अगर आप लिख लेते हैं ना, उसके बाद से वो उसको याद रखना, रिवीजन करना बहुत आसान होता है। उसके बाद से वो एक्सरसाइज करना बहुत आसान होता है। और जो चीजें आज पढ़ाया गया उसको आज अगर आप लिख लेना, अगर उसको आप 5 दिन बाद लिखना चाहेंगे ना, तो उसमें 3 गुना मेहनत लगेगा। और उसी को अगर आप सोचेंगे कि नहीं 1 महीना बाद हम पढ़ लेंगे, तो समझिए कि वो फ्रेश ही पढ़ रहा है, वो पढ़ने का कोई मतलब था नहीं। तो रिवीजन, ये जो लिखने वाला हैबिट था ना, मुझे बहुत फायदा किया। और वो स्टोरी को कोरिलेट करना, स्टोरी को याद रखना, वो एक एक शब्द याद रखना जो मेरे क्लास में मुझे पढ़ाया गया था। और छठा जो चीज, ऐसे मैं इसको नहीं मानता हूं, लेकिन मेरे बाकी दोस्त जो मेरे साथ तैयारी करते थे, जो मुझे लगता है कि मेरे से भी अच्छे पढ़ने में थे, जिन लोगों का नहीं हुआ वो लोग बोलते हैं ऐसे। मुझे इससे ये होता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। वो लोग बोलते थे कि मैं बड़ा बिंदास हूं, टेंशन नहीं लेता था। ऐसे मैं टेंशन लेता था, लेकिन उन लोगों को लगता था कंपैरेटिवली, ये सभी चीज कंपैरेटिव का गेम है, कि मैं लोड नहीं लेता था। और ये लोड नहीं लेना, बिंदास रहना, एग्जाम के दिन बिल्कुल फ्री, क्योंकि और इसका रीजन ये था कि रिवीजन वगैरह करना। और ये बात तो था कि मैं इस थॉट्स को मानता था कि टेंशन लेने से अब तो होगा नहीं। एग्जाम के दिन मैं बहुत रिलैक्स होता था मेंटली, अपने आप को आई एम ए विनर, आई एम ए चैंपियन, ये माइंडसेट रहता था। और ये विनर माइंडसेट और चैंपियन, आई एम ए विनर, आई एम चैंपियन का माइंडसेट इसलिए नहीं होता था कि एक ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं तैयारी करके रहता था और मुझे लगता था कि अभी टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है। तो एक्चुअली ये बात कि अगर आप रिलैक्स्ड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम लोग एग्जाम दिए थे, आज से मुझे लगता है कि वो हो गया 30 साल,
और उस वक्त छह सात एंट्रेंस होते थे। एम्स का अलग होता था, एफएमसी का अलग होता था, जिपमर का अलग होता था, सीएमसी का अलग होता था। हमारे वर्धा जहां से मैंने किया, सेवाग्राम वर्धा का अलग एंट्रेंस होता था। एक सीबीएसई नीट अलग होता था, स्टेट का अलग होता था। तो वहां पे आपको 6 बार चांस मिलता था। अगर आप एक जगह गड़बड़ भी करते तो दूसरे जगह आप हो सकता है कि, लेकिन आज के समय में अगर आपके पास 3 ही घंटे और 3 घंटे में आपको पूरा चीजें मैंने एक तरह से वॉमिट करना है, तो अगर उस वक्त आपका दिमाग बिल्कुल शांत तालाब जैसा नहीं है ना, तो पता चला कि आप गए। आपको हो सकता है कि आपको सब कुछ आते हुए भी आप उस गेम में फेल हो गए। तो ये 6 चीजें थी जो मुझे लगता है कि मुझे हेल्प की। हो सकता है कि इसमें कुछ चीजें आप भी उससे कनेक्ट कर पा रहे हो, तो अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा और वो तमाम बच्चों के पास जरूर भेजिएगा जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।